बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज जो हमारा लेक्चर है वो सैटेलाइट्स के बारे में है। हम कुछ सैटेलाइट्स के फीचर्स को स्टडी करेंगे और उसके बाद हम अपनी मेन डिस्कशन करेंगे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स के बारे में। तो सैटेलाइट के कंसेप्ट से पहले हम 3 डिफरेंट टर्म्स पढ़ते हैं। एक तो सैटेलाइट है, दूसरी जो टर्म आप लोगों ने स्टडी करनी है वो प्लैनेट है, और जो थर्ड टर्म आप लोगों ने स्टडी करनी है वो स्टार है। तो पहले इन तीनों को थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर सैटेलाइट की बात करेंगे। सैटेलाइट, प्लैनेट और स्टार। सैटेलाइट के बारे में हम कह रहे होते हैं कि बॉडी होता है विच रिवॉल्व अराउंड अर्थ। तो एक ऐसा बॉडी विच रिवॉल्व अराउंड अर्थ कह लें, या जनरल डेफिनेशन लिखेंगे तो विच रिवॉल्व अराउंड प्लैनेट, यानी कोई ऐसा बॉडी जो किसी प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व करता है उसको हम क्या बोलते हैं, सैटेलाइट कहते हैं। प्लैनेट की क्या डेफिनेशन है, इसके बारे में कह रहे होते हैं हेवनली बॉडी विच रिवॉल्व अराउंड ए स्टार, कि एक ऐसा हेवनली बॉडी विच रिवॉल्व अराउंड ए स्टार, यानी ऐसा बॉडी जो स्टार के अराउंड रिवॉल्व करे उसको हम प्लैनेट का नाम दे रहे होते हैं। इस तरह स्टार बेसिकली क्या होता है, एक ऐसा हेवनली बॉडी होता है हैविंग ओन सोर्स ऑफ एनर्जी। तो ऐसा हेवनली बॉडी जिसका अपना एनर्जी का सोर्स हो। ओन सोर्स ऑफ एनर्जी का यहाँ पर मतलब कौन सा है, हमें पता है जो स्टार्स होते हैं उनके ऊपर मेनली जो रिएक्शन हो रहे हैं वो फ्री रिएक्शन भी हो रहे हैं। तो अगर आप थोड़ी देर के लिए अपने सोलर सिस्टम को देखो ना, हमारे सोलर सिस्टम में क्या हो रहा है, ये दरमियान में सपोज करें सन है, सन एक स्टार है, इस सन के अराउंड अर्थ जो है वो रिवॉल्व कर रही है। तो अर्थ प्लैनेट है ना, तो प्लैनेट की क्या डेफिनेशन है, हेवनली बॉडी विच रिवॉल्व अराउंड स्टार। देखिए अर्थ को प्लैनेट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये स्टार के अराउंड रिवॉल्व कर रही है। अब अर्थ का जो सैटेलाइट है वो मून है, और मून आप लोगों को पता है कि वो किसके राउंड रिवॉल्व कर रहा है, अर्थ की स्पिन मोशन है। और जो मून है, इसको मैं एम स्टैंड फॉर मून, ठीक है। मून जो है वो किसके राउंड रिवॉल्व कर रहा है, अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। तो यहाँ से आपको तीनों चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। सन स्टार है क्योंकि इसका अपना सोर्स ऑफ एनर्जी है। अर्थ को प्लैनेट क्यों कहते हैं, क्योंकि स्टार के राउंड रिवॉल्व कर रही है। और मून को सैटेलाइट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि मून किसी प्लैनेट और यहाँ पर किसके राउंड, अर्थ के राउंड रिवॉल्व कर रहा है। तो ये इन तीनों में बेसिक सी बातें हैं। एक और चीज़ याद रखना है कि सैटेलाइट और प्लैनेट में कॉमन चीज़ ये है कि इन दोनों का सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं होता। सोर्स ऑफ एनर्जी मैंने किस चीज़ को बोला है, फ्यूजन रिएक्शन, यानी फिशन या फ्यूजन जो वहाँ पर हो रहे होते हैं, और स्टार पे जो मेनली रिएक्शन हो रहे हैं वो फ्यूजन नहीं हो रहे हैं। और प्लैनेट होता है, इन दोनों का अपना सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं होता। अब हम बच्चे देखते हैं कि जो सैटेलाइट है उसकी हम लॉन्चिंग कैसे करते हैं। सपोज करो ये आपके पास अर्थ है, और अर्थ का जो रेडियस है उसका हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, और अर्थ के बिल्कुल क्लोज ही बात करते हैं। अर्थ के क्लोज आप एक सैटेलाइट को लेकर गए हो और उस सैटेलाइट को आप लॉन्च करना चाहते हैं। वैसे लॉन्चिंग से पहले एक और छोटी सी देख लें, सैटेलाइट की टाइप्स आपको पता होंगी। सैटेलाइट की 2 टाइप्स होती हैं, एक तो नेचुरल सैटेलाइट्स होते हैं और दूसरे जो हैं वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं। तो 2 मेन टाइप्स होगी, एक नेचुरल सैटेलाइट्स हैं और एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं। नेचुरल जो सैटेलाइट है आप लोगों का वो मून है, मून इज़ आवर नेचुरल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट तो बहुत सारे हैं जो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, और आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के बारे में कहते हैं ये मैन मेड सैटेलाइट्स होते हैं, यानी ये मैन मेड सैटेलाइट्स होते हैं, इसलिए हम इनको आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स का नाम देते हैं। इन मैन मेड सैटेलाइट्स का जो बेसिक पर्पज़ होता है, ये मैंने इनके कुछ कॉमन पर्पज़ लिखे हैं। एक तो रिसर्च पर्पज़ के लिए आप यूज़ करते हैं इन आर्टिफिशियल सैटेलाइट को, एक वेदर ब्रॉडकास्टिंग के लिए यूज़ करते हैं, टेलीकम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं, और मिलिट्री यूज़ के लिए यूज़ करते हैं। मिलिट्री में एज ए स्पाई भी कुछ सैटेलाइट यूज़ होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट की। देखिए सपोज करें हम किसी भी सैटेलाइट को अर्थ की सरफेस से थोड़ा सा ऊपर लेकर गए हैं, और हम ये चाहते हैं कि सैटेलाइट अर्थ की सरफेस के बहुत क्लोज रिवॉल्व करे। तो आप लोगों ने इस सैटेलाइट को जब यहाँ पर जाकर लॉन्च करना है, तो इस सैटेलाइट को हम सर्टेन वेलोसिटी थ्रो करेंगे। तो ये सैटेलाइट को जब थ्रो कर रहे हैं, ये सैटेलाइट तो अर्थ के ऊपर क्या कर रहा है, फॉल कर रहा है। और ये इमेजिन करेंगे ये जो सैटेलाइट है ये अर्थ के वेरी क्लोज हम इसकी क्या करना चाह रहे हैं, लॉन्चिंग करना चाह रहे हैं। अब अगर हम इसकी थोड़ी सी वेलोसिटी और इंक्रीज़ करेंगे तो ये थोड़ा और डिस्टेंस कवर करने के बाद अर्थ के ऊपर क्या कर जाएगा, फॉल कर जाएगा। यानी जब आप लोगों ने इसकी स्पीड इंक्रीज़ की है ना, यानी सैटेलाइट की जब मैंने सैटेलाइट को लॉन्च करने की
उसकी प्रोजेक्शन जब स्पीड इंक्रीज़ की है उसकी, तो इसके पाथ का जो कर्वेचर है ना, तो स्पीड को इंक्रीज़ करने से इसके पाथ का जो कर्वेचर है यानी कर्व आना जो है वो डिक्रीज़ हुआ है। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि जैसे जैसे आप सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं उसकी स्पीड इंक्रीज़ करते हैं, तो अगर MCQ आता है ना उसके जो कर्वेचर ऑफ पाथ होगा तो उस पाथ का कर्वेचर ज़्यादा नहीं होता, बल्कि उसके अंदर कर्व जो आना है यानी कर्वेचर, कर्व को कहते हैं कर्वेचर, वो फ्लैट होना शुरू हो जाता है। यूँ ज़्यादा कर्व है, ये कर्वेचर कम होता जा रहा है, यूँ होता जा रहा है, तो इसका जो कर्वेचर है वो कम हो रहा होता है विद इंक्रीज इन स्पीड। एक तो ये MCQ के लिए बात याद रखनी है। अब हम इसकी स्पीड को इंक्रीज़ करते जा रहे हैं, एक पर्टिकुलर स्पीड ऐसी भी आएगी जिसके ऊपर आकर ये सैटेलाइट अर्थ के राउंड सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करना शुरू हो जाएगा। वो मिनिमम स्पीड जिससे ये सैटेलाइट अर्थ के राउंड सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है, अगर ये सैटेलाइट वेरी क्लोज टू अर्थ होगा तो वो मिनिमम स्पीड जो बनती है वो आपका कहता है 7.9 किलोमीटर पर सेकंड होती है। तो इस सैटेलाइट को अर्थ के क्लोज सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए जो मिनिमम स्पीड चाहिए वो 7.9 किलोमीटर पर सेकंड है। इस स्पीड को क्रिटिकल वेलोसिटी भी कहते हैं। तो ये मिनिमम स्पीड है जो इस सैटेलाइट को चाहिए अर्थ के क्लोज सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए। तो इस सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए हम लोगों ने क्या यूज़ की है, तो अगर आप कैंस के साथ इस सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए आप लोगों ने क्या चीज़ यूज़ की है, मतलब इस सैटेलाइट को आप यहाँ पर किसकी मदद से लेकर गए हैं और फिर आप लोगों ने इसको लॉन्च किया है। तो अगर MCQ आता है ना सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए हम क्या चीज़ यूज़ करते हैं, तो आप लोगों ने ऑप्शन चूज़ करना है रॉकेट्स। रॉकेट्स आर यूज टू लॉन्च द सैटेलाइट्स, बहुत कॉमन MCQ। फिर एक MCQ आ रहा होता है कि ये जो सैटेलाइट्स हैं वो कौन सी चीज़ है जो इनको ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करवा रही होती है ना, तो आप लोगों ने याद रखना है सैटेलाइट्स आर पुट इन सर्कुलर ऑर्बिट्स बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो सैटेलाइट के लॉन्च के MCQ आ जाए तो सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं विद द हेल्प ऑफ रॉकेट्स एंड दीज सैटेलाइट्स आर पुट इन देयर सर्कुलर ऑर्बिट्स बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। इन अदर वर्ड्स मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इन सैटेलाइट्स को सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करने के लिए कौन सी फोर्स चाहिए होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स, और इन सैटेलाइट को जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी। जब हम बोलते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी, इसका मतलब ये होता है कि अर्थ की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम कहते हैं, या हम यूँ अगर दूसरा वर्ड बोलें तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ भी हम कह सकते हैं। तो इन सैटेलाइट को सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए जो फोर्स रिक्वायर्ड है वो सेंट्रीपिटल फोर्स है, और उनको ये फोर्स जो चीज़ प्रोवाइड कर रही होती है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ये रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करेगी, प्रोवाइड करेगी। तो बच्चों अभी हम लोगों ने ये बात सीखी कि अगर इस सैटेलाइट को हम लॉन्च कर रहे हैं क्लोज टू द अर्थ और ये अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, अगर इस सैटेलाइट को मिनिमम स्पीड हम 7.9 किलोमीटर पर सेकंड देंगे तो ये सैटेलाइट अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करना शुरू हो जाएगा, इन वेरी क्लोज टू द अर्थ रिवॉल्व करेगा, और इस स्पीड को हम इसकी क्रिटिकल वेलोसिटी या क्रिटिकल स्पीड का नाम भी देते हैं। ठीक है, अब आप लोगों ने याद रखना है कि अगर हम इसी सैटेलाइट को इसी पॉइंट पे लॉन्च करें और आप इसको जो स्पीड दे रहे हैं वो स्पीड आप इंक्रीज़ कर रहे हैं, किससे इंक्रीज़ कर रहे हैं, यानी 7.9 किलोमीटर पर सेकंड से स्पीड आप लोगों ने इंक्रीज़ की है। ठीक है ना, ये अपवर्ड एरो इंक्रीज़ के लिए है। तो फिर क्या ये पार्टिकल या ये जो सैटेलाइट है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करेगा, तो आप लोगों ने इसका आंसर भी यस कहना है कि अगर आप इसकी स्पीड जो है वो 7.9 किलोमीटर पर सेकंड से इंक्रीज़ करना शुरू हो जाते हैं, तो फिर भी अगर पूछता है सर्कुलर मोशन ये सैटेलाइट अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करेगा, तो हम कहेंगे यस, ये सैटेलाइट फिर भी अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करेगा, लेकिन प्रॉब्लम ये होगी फिर इसका जो पाथ होगा ना वो सर्कुलर पाथ नहीं होगा, फिर इसका जो पाथ होगा वो एलिप्टिकल पाथ होगा, यानी फिर इसका जो पाथ बनेगा जस्ट लाइक एलिप्स पाथ होगा ना, एलिप्स इस चीज़ को कहते हैं, ये एलिप्स है। ठीक है, तो फिर इसका पाथ एलिप्टिकल पाथ होगा। ये आप लोगों ने बात याद रखनी है कि अगर स्पीड ग्रेटर देन 7.9 किलोमीटर पर सेकंड हो तो यस का मतलब है कि यस बॉडी विल रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, बॉडी रिवॉल्व करेगा अराउंड द अर्थ इन एलिप्टिकल पाथ। एलिप्टिकल पाथ आपको समझ आ गया, ये एलिप्स है और इस चीज़ को तो आप फेमिलियर हम क्या कहते हैं, सर्कल कहते हैं। तो 7.9 पे सर्कल बनेगा और 7.9 से अगर आप स्पीड ज़्यादा करेंगे तो
तो अर्थ के राउंड रिवॉल्व तो करेगा, लेकिन उसकी जो पाथ होगा वो एलिप्टिकल पाथ होगा। देखिए सैटेलाइट को सैटेलाइट कब तक कहेंगे? क्या सैटेलाइट की ये डेफिनेशन है? रिवॉल्व अराउंड सर्कुलर पाथ होना ज़रूरी नहीं है। अगर उसका एलिप्टिकल पाथ होगा तो तब भी इसको क्या कहेंगे? सैटेलाइट ही कहेंगे। सर्कुलर पाथ होगा तो तब भी इसको क्या कहेंगे? सैटेलाइट ही कहेंगे। अब स्पीड उसकी इंक्रीज़ करते जा रहे हैं और कहते हैं कि ऐसी स्टेज भी आई है, ये माइंड में रखो कि ये स्पीड सारी इसी जगह पर इंक्रीज़ हो रही है जहाँ पर उसको लॉन्च किए। अगर लॉन्चिंग के टाइम पे आपकी स्पीड 11.2 किलोमीटर पर सेकंड हो जाए, यानी आप लोगों ने इसको लॉन्च किए और इसकी जो स्पीड है वो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड हो जाए। आपको याद होगा 11.2 किलोमीटर पर सेकंड जो है ये तो एस्केप वेलोसिटी है ना, यानी अगर आप लोगों ने सैटेलाइट को लॉन्च किया है और उसकी स्पीड इंक्रीज़ करते करते 11.2 किलोमीटर पर सेकंड हो गई है, तो इस वक्त क्या होगा? ये इसकी एस्केप वेलोसिटी है और जो सैटेलाइट होगा ना, तो जो सैटेलाइट होगा दैट क्रॉस दी अर्थ ग्रेविटेशन फील्ड, तो सैटेलाइट जो होगा वो अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड को क्रॉस कर जाएगा। मतलब यहाँ पर अगर हम उसको जो स्पीड दे रहे हैं वो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड हो जाए, जो कि उसकी एस्केप वेलोसिटी है, तो फिर वो जो सैटेलाइट होगा उसने इस पाथ के अलॉन्ग आ जाना है और उसने अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड को क्या कर देना है? क्रॉस कर देना है। यहाँ पर एक और एमसीक्यू भी आता है, जब वो क्रॉस करेगा तो उसका पाथ कौन सा होगा ना, तो हम कहते हैं जब सैटेलाइट अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड को क्रॉस करेगा तो उसका पैराबोलिक पाथ होगा। ये बच्चों आपको बातें समझ आ गई कि अगर स्पीड 11.2 किलोमीटर पर सेकंड हो जाए तो एस्केप वेलोसिटी होगी, ये एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू के बराबर होगी ना, तो एस्केप वेलोसिटी पे सैटेलाइट अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड को क्रॉस कर जाएगा और उसका पाथ पैराबोलिक पाथ होगा। लेकिन पैराबोला इस शेप को कहते हैं ना। अब ये जो पैराबोला पाथ है ये तो ओपन पाथ है ना, ये तो कौन सा पाथ है? ओपन पाथ है। सैटेलाइट के लिए ज़रूरी है कि सैटेलाइट ऑलवेज मूव इन अ क्लोज पाथ। सैटेलाइट वो तब तक होगा जब वो क्लोज पाथ में मूव करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इस बॉडी को, अब मैं इसको बॉडी कहूँगा, अगर हम इस बॉडी को यहाँ से लॉन्च कर रहे हैं, उसकी स्पीड आपकी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड हो गई है, तब उस बॉडी को हम सैटेलाइट का नाम नहीं देंगे, क्योंकि सैटेलाइट के लिए ज़रूरी है कि वो किसी क्लोज पाथ में मूव करे। अब तो ये जो बॉडी होगा वो किस में मूव करेगा? पैराबोलिक पाथ में मूव करेगा। तो हम कह सकते हैं कि दैट बॉडी विल नॉट बिहेव लाइक अ सैटेलाइट, कि जिस बॉडी की हम बात कर रहे हैं अब वो बॉडी सैटेलाइट की तरह बिहेव नहीं कर रहा। आगे चलते हैं बच्चों और अब वो कहते हैं कि अगर आप उसकी स्पीड इंक्रीज़ करते गए हैं और स्पीड आप लोगों ने जो इंक्रीज़ की है दैट इज़ मच ग्रेटर दैन इट्स एस्केप वेलोसिटी, तो उसकी जो स्पीड है वो मच ग्रेटर होगी उसकी एस्केप वेलोसिटी से। तो फिर अगर पूछेगा तो वो तो बात कन्फर्म है कि वो जो सैटेलाइट होगा एस्केप दी ग्रेविटेशन फील्ड ऑफ अर्थ, तो सैटेलाइट जो होगा दोबारा एस्केप करेगा ग्रेविटेशन फील्ड ऑफ अर्थ, मीन दैट बॉडी विल नॉट बिहेव लाइक अ सैटेलाइट, लेकिन पाथ में फ़र्क होगा। इस केस में इसका जो पाथ होगा ना हाइपरबोलिक होगा। हाइपरबोला वैसे हम इस शेप को कहते हैं, इस तरह की अगर कोई शेप हो ना तो उस शेप को हम हाइपरबोला कहते हैं। तो ये बातें याद रखनी है कि अगर स्पीड 7.9 किलोमीटर पर सेकंड की इक्वल हो जाए तो क्रिटिकल वेलोसिटी है, और इस केस में इसका जो पाथ होगा 7.9 किलोमीटर पर सेकंड पे, वो आपको बताया है कौन सा पाथ होगा? सर्कुलर पाथ। अगर इसी पॉइंट पे स्पीड 7.9 किलोमीटर पर सेकंड से ज़्यादा हो जाए तो फिर भी वो सैटेलाइट जो होगा वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करेगा, लेकिन उसका जो पाथ होगा वो एलिप्टिकल पाथ होगा। क्लोज पाथ है तो इसका मतलब है सैटेलाइट वो है। लेकिन अगर स्पीड 11.2 हो जाए तो ये तो एस्केप वेलोसिटी है, तो वो सैटेलाइट अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड को क्रॉस करेगा, पाथ पैराबोलिक। और अगर स्पीड एस्केप वेलोसिटी से भी ज़्यादा हो जाए तो फिर भी फील्ड को तो क्रॉस करेगा, लेकिन उसका जो पाथ होगा वो हाइपरबोलिक पाथ होगा। बच्चों भी हम बात कर रहे थे कि ये सपोज कर लें अर्थ है, अर्थ का रेडियस कैपिटल आर है और अर्थ की मास को हम एम से डिनोट कर देते हैं, और ये अर्थ के अराउंड कोई सैटेलाइट है, इसका अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस आर है, और ये सैटेलाइट अर्थ के अराउंड v स्पीड मूव कर रहा है और इसकी मास m है। हमें पता है इस सैटेलाइट को मूव करने के लिए जो फोर्स रिक्वायर्ड है वो सेंटीमीटर फोर्स रिक्वायर्ड है, और अर्थ की जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है उसको ये सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड कर रही है। ये मैं आइडिया है, इस सैटेलाइट को रिक्वायर्ड सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ये रिक्वायर्ड है और ये उसकी प्रोवाइडर है। सेंटीमीटर फोर्स अगर इन दोनों के दरम्यान में डिस्टेंस आर है तो उसका फॉर्मूला mv² होगा। सेंटीमीटर फोर्स के फार्मूले में जो मास पुट होती है ना वो रोटेटिंग बॉडी की मास हमेशा पुट करते हैं। फोर्स ऑफ ग्रेविटी यहाँ पर लिखेंगे तो g
कैपिटल एम स्मॉल एम ओवर आर स्क्वायर। स्मॉल एम सैटेलाइट की मास, कैपिटल एम अर्थ की मास। अब यहाँ से अगर हम इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, एम एम से कैंसिल, एक आर से कैंसिल, तो v इज़ इक्वल टू बन जाएगा अंडर जी एम बाई आर हो जाएगा। मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में कर दिया, v स्क्वायर था ना, तो जी एम बाई आर था, स्क्वायर ख़त्म करने के लिए मैंने दोनों तरफ अंडर ले लिए। ये जो स्पीड आई है ना, इस स्पीड को बच्चे बोलते हैं ऑर्बिटल स्पीड। ऑर्बिटल स्पीड का एक स्पेशल केस अभी हम पढ़ते हैं। ये ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला आप लोगों ने थोड़ा माइंड में रखना है। इसी का एक स्पेशल केस ये है कि अगर ये सैटेलाइट अर्थ के बहुत क्लोज आ जाए, जिसको भी मैं थोड़ी देर पहले पढ़ा भी रहा था, बिल्कुल क्लोज, यूं क्लोज, यूं क्लोज, ठीक है। अब ये सैटेलाइट अर्थ के क्लोज आ गया, स्पेशल केस ये है कि उस सैटेलाइट का जो अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस है ना, इतना क्लोज आ जाए कि वो डिस्टेंस अप्रोक्सीमेट अर्थ के रेडियस के इक्वल हो जाए, तो फिर इसकी जो स्पीड होगी उसी ऑर्बिटल स्पीड को हम एक स्पेशल नेम दे देंगे, दैट इज़ कॉल्ड क्रिटिकल स्पीड, जिसको भी मैं थोड़ी देर पहले बात भी कर रहा था। तो ऑर्बिटल स्पीड का ही स्पेशल केस जो है वो क्रिटिकल स्पीड भी है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी होता है कि सैटेलाइट बिकम वेरी क्लोज टू दी अर्थ, ठीक है, बहुत क्लोज आ जाए। तो ये फार्मूला क्रिटिकल स्पीड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्रिटिकल स्पीड का फार्मूला क्या हो जाएगा, जी एम बाई कौन सा हो जाएगा, कैपिटल आर। इसी फार्मूले को हम थोड़ा मॉडिफाई भी कर सकते हैं, क्योंकि स्मॉल जी जो होता है वो जी एम ओवर क्या होता है, आर स्क्वायर होता है। यहाँ से अगर मैं जी एम की वैल्यू निकाल लूँ तो जी एम किसके इक्वल हो जाएगा, जी आर स्क्वायर हो जाएगा। अगर इस जी एम की जगह मैं उसकी वैल्यू पुट कर दूँ तो ये बन जाएगा जी आर स्क्वायर डिवाइड बाई आर, तो अंडर जी आर हो गया। चलें, बस आपको ये बात बतानी थी कि जो क्रिटिकल स्पीड है उसके दो फार्मूले होंगे। एक क्रिटिकल स्पीड का फार्मूला अंडर जी एम बाई आर भी होता है, और एक क्रिटिकल स्पीड का फार्मूला अंडर जी आर भी होता है। तो अगर आपका कभी एमसीक्यू आ जाए क्रिटिकल स्पीड का फार्मूला क्या होगा, तो दोनों फार्मूलास के करेक्ट अज्यूम होंगे। इसमें जी की वैल्यू हमें पता है 9.8 होती है, और आर जो है वो अर्थ का रेडियस है वो भी हमें पता है। किलोमीटर में देखें तो 6400 क्या होता है, किलोमीटर होता है। चाहे तो मीटर में भी कन्वर्ट आप कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हो कि इस फार्मूला में अगर हम इनकी वैल्यूज पुट करें, तभी हम लोगों ने बात की थी कि जो क्रिटिकल स्पीड निकलेगी वो मीटर में तो बनती है 7900 मीटर पर सेकंड। अगर इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करें तो 7.9 किलोमीटर पर सेकंड, और समटाइम एमसीक्यूज में अप्रोक्सीमेशन लगाकर इसको वो 8 किलोमीटर पर सेकंड भी कहते हैं। तो ये आप लोगों ने बातें सारी जो हैं वो एमसीक्यू के लिए याद रखनी है। अब ये जो सैटेलाइट है ये अर्थ के बिल्कुल क्लोज मूव कर रहे हैं। अगर ये बहुत अर्थ के क्लोज मूव कर रहा है, तो अगर मैं टाइम पीरियड की बात करूँ तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr डिवाइड बाई वी हो जाएगा। यानी टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला बनता है 2πr बाई वी हो जाएगा। अगर इस v की वैल्यू को वहाँ पर मैं पुट कर दूँ तो ये 2πr डिवाइडेड बाई g इंटू आर हो जाएगा। ठीक होगी बात। अगर इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं तो इस r को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर आर बाई अंडर जी अंडर आर, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला बन जाएगा 2π अंडर आर बाई जी। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आप लोगों ने याद रखना है कि अगर आपसे पूछते हैं ना कोई ऐसा सैटेलाइट है जो अर्थ के बिल्कुल क्लोज मूव कर रहा है, क्रिटिकल वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये क्रिटिकल वेलोसिटी से, तो उसका टाइम पीरियड का फार्मूला क्या होगा, तो उसके टाइम पीरियड का फार्मूला 2π अंडर आर बाई क्या होगा, जी होगा। लेकिन अगर वो सर्टेन हाइट पे मूव कर रहा है तो फिर फार्मूले में आपका क्या चेंज आएगी, फिर फार्मूला बन जाएगा t इक्वल टू 2π अंडर स्मॉल आर बाई जी हो जाएगा। क्योंकि ये r जो है उसका अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस होना था ना, तो क्रिटिकल वेलोसिटी के केस में तो ये दोनों आपस में इक्वल हैं। तो अगर पूछे ना कि अगर कोई सैटेलाइट वेरी क्लोज टू द अर्थ मूव कर रहा है, उसका टाइम पीरियड का ये वाला फार्मूला है। लेकिन अगर कोई सैटेलाइट सर्टेन एल्टीट्यूड पे मूव कर रहा है तो उसके टाइम पीरियड का फार्मूला 2π अंडर आर बाई जी होगा, और स्पीड तो उसकी ऑर्बिटल होगी, वो भी आपको पता है। ये फ़र्क है ना, इसमें स्मॉल आर आता है और क्रिटिकल में कैपिटल आर आता है। टाइम पीरियड में भी ये फ़र्क है, उसके फार्मूले में कैपिटल आर आ रहा है और उसके फार्मूला में स्मॉल आर आ रहा है। इसमें बच्चे अब देखिए आपको सारी वैल्यूज़ पता है, आर भी पता है, जी भी पता है, 2π भी पता है। तो इसमें वैल्यूज़ पुट करोगे तो इसके जो तकरीबन मिनट्स बनते हैं ना वो 84.6 मिनट बनते हैं। अप्रॉक्सीमेट करके लोग 84 मिनट्स भी कहते हैं। अगर हम इसको सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो ये आपके बन जाते हैं 5060 सेकंड्स। इसका मतलब ये हुआ कि जो सैटेलाइट अर्थ के बहुत क्लोज रिवॉल्व कर रहा होगा, उस सैटेलाइट को अर्थ के क्लोज रिवॉल्व करने के लिए अपना एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए तकरीबन 84.6 मिनट रिक्वायर्ड होंगे।
उस सैटेलाइट को अर्थ के अराउंड अपना ऑर्बिट क्या करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए। अब इसी टाइम को अगर मैं आवर्स की फॉर्म में देखूं तो इसका टाइम पीरियड तकरीबन बन जाता है 1 आवर एंड 24 मिनट। इसका मतलब है कि ये वाला सैटेलाइट जब अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करेगा तो 1 आवर एंड 20 मिनट्स के अंदर अपना एक रोटेशन क्या कर लेगा, कंप्लीट कर लेगा। इट मीन कि ये वाला सैटेलाइट अर्थ के अराउंड बहुत क्विक इसकी कौन सी हो रही है, मोशन हो रही है। अब अच्छा हम कुछ MCQ देखते हैं जिसके अंदर एस्केप और क्रिटिकल वेलोसिटी को हम आपस में लिंक करेंगे। आपको आइडिया तो है ना कि एस्केप वेलोसिटी का जो फार्मूला होता है, मैं ESC से एस्केप को लिख सकता हूँ। एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला √2gr होता है, ठीक है। और जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है उसका फार्मूला अभी आप लोगों ने पढ़ा है, सॉरी ऑर्बिटल कह रहा हूँ, क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी का फार्मूला √gr होता है। इन दोनों के कुछ MCQ आते हैं, 2-3 MCQ मैं आपको करवा देता हूँ। एक तो MCQ ये आ रहा होता है कि V एस्केप ओवर V क्रिटिकल की आपसे रेशो पूछी गई होती, तो बहुत आसान बात है। अगर आपको फार्मूलाज पता हो तो आप रेशो इजीली बता सकते हैं। V एस्केप का हम क्या लिख सकते हैं, √2gr है ना, तो मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ √2 और √gr। बहुत आसान बात है कि मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन से आपको पता है हम √ को सेपरेट करके लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह आप लोगों ने V एस्केप की जगह पर √gr लिख दी है, ये इससे बचोंगड़ो कैंसिल हो गया, तो V एस्केप ओवर V क्रिटिकल √2/1 हो जाएगा। एक तो आपका MCQ आ जाता है इन दोनों की रेशियो बताओ, तब बता सकते हैं। एक MCQ ये आ सकता है, एक MCQ ये आ सकता है कि आपसे पूछ सकता है ज़्यादा कौन सी है ना, तो आप इसकी इस फॉर्म में इसको लिखें ना, V एस्केप इज़ इक्वल टू √2 इंटू V क्रिटिकल। तो यहाँ से आइडिया हो रहा है कि V एस्केप की जो वैल्यू होती है वो ग्रेटर होती है किससे, V क्रिटिकल से। अगर पूछता है कितने टाइम ग्रेटर होगी तो √2 टाइम क्या होती है, ग्रेटर होती है। तो ये इक्वेशन आपसे पूछ सकते हैं, MCQ में आ सकती है। ऑर्डर पूछ सकता है, तो V एस्केप हमें पता है ग्रेटर होगी किससे, V क्रिटिकल से। वो वैसे भी पता है हमें ग्रेटर होती है, क्योंकि V एस्केप कितनी होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड और क्रिटिकल कितनी है 7.9। इसका मतलब है V एस्केप वैसे भी हमें पता है V क्रिटिकल से ग्रेटर होगी। हाँ, अगर ऐसा MCQ आ जाता है कितने टाइम ग्रेटर होगी, तो वो याद रखना है कि √2 टाइम्स क्या होती है, ग्रेटर होती है, अगर कभी वर्डिंग में MCQ आ जाए। एक इसका और MCQ आता होता है, इन दोनों के डिफरेंस का क्वेश्चन भी आ रहा होता है। यानी आपसे पूछ सकता है कि डिफरेंस बताएं बिटवीन V एस्केप एंड V क्रिटिकल। ये क्वेश्चन भी दो तरह से आ सकता है। दो तरह का मतलब एक फार्मूला की फॉर्म में आ सकता है और दूसरा नंबर की फॉर्म में आ सकता है। हम दोनों कर लेते हैं। देखिए ना, V एस्केप माइनस V क्रिटिकल। V एस्केप कितना है √2gr माइनस √gr। इसमें से देखिए √gr हम कॉमन ले सकते हैं, अगर कॉमन ले लेंगे तो √2 - 1 हो जाएगा। ये बड़ा फेमस फॉर्म है इसकी, ये वाला MCQ में अक्सर आ रहा होता है कि V एस्केप और V ऑर्बिटल का, ऑर्बिटल अगेन लिख दिए, क्रिटिकल होगा, V क्रिटिकल का डिफरेंस बताएं। तो आप लोगों ने ऑप्शन में चूज़ करना है √g और √2 - 1। तो इसी फॉर्म में लिखा हुआ आता है, ठीक है। या अगर वैल्यू का क्वेश्चन आ जाए, वैसे वैल्यू को मैंने तो बहुत कम देखा है कि वैल्यू का क्वेश्चन आ रहा हो, लेकिन अगर आ जाए तो उसको कैसे करेंगे, 11.2 माइनस, ये 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है ना, और ये होती है 7.9। तो इसका आंसर अगर इसको इसमें से माइनस करेंगे तो तकरीबन 3.3 किलोमीटर पर सेकंड बन जाएगा। तो एक इस तरह के इनका क्वेश्चन आ सकता है कि 3.3 किलोमीटर पर सेकंड होगा। अगर फार्मूला पूछता है तो ये होगा, अगर डिफरेंस पूछता है तो आपका ये वाला डिफरेंस होगा। अब बच्चों हम एक और MCQ देखते हैं जिसके अंदर हमें इसी एस्केप वेलोसिटी का सैटेलाइट के साथ लिंक डेवलप करेंगे। अब सपोज करें ये आपका अर्थ है और अर्थ के अराउंड एक सैटेलाइट जो है वो रिवॉल्व कर रहा है। सपोज करें ये सैटेलाइट है और ये अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। इस सैटेलाइट की मास m' है। वो ये कह रहे हैं कि इस सैटेलाइट से उसने एक ऑब्जेक्ट थ्रो किया है, यानी इस सैटेलाइट से इधर बना देता है, एक ऑब्जेक्ट उसने थ्रो किया है और वो जो ऑब्जेक्ट है वो अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड को क्रॉस कर गया। वो जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है ना जो सैटेलाइट से थ्रो किया है, और ये ऑब्जेक्ट जो है वो अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड को क्रॉस कर गए। सपोज कर लेते हैं कि इस ऑब्जेक्ट की जो मास है वो m की इक्वल है। सैटेलाइट की मास m', सैटेलाइट अर्थ के बहुत क्लोज मूव कर रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में, तो मीन किस वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, ये सैटेलाइट तो क्रिटिकल वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा। इसकी वेलोसिटी को हम v से डिनोट कर देते हैं,
यानी सैटेलाइट की जो स्पीड आपको गिवन है वो v है, जिससे सैटेलाइट अर्थ के अराउंड मूव कर रहा है। ये स्पीड सैटेलाइट की है। m प्राइम सैटेलाइट की मास है, यानी m प्राइम की सैटेलाइट की मास है, ऑब्जेक्ट की मास आपको m गिवन है। क्वेश्चन उसका ये है कि आप लोगों ने इस सैटेलाइट को इस ऑब्जेक्ट, ये सैटेलाइट से आप लोगों ने एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया है। कहते हैं इस ऑब्जेक्ट की आप लोगों ने काइनेटिक एनर्जी बतानी है, यानी इस ऑब्जेक्ट की आप लोगों ने काइनेटिक एनर्जी बतानी है एट द इंस्टेंट ऑफ प्रोजेक्शन, यानी जब आप लोगों ने इसको प्रोजेक्ट किया है तो इस ऑब्जेक्ट की आप लोगों ने काइनेटिक एनर्जी बतानी है सो दैट दिस ऑब्जेक्ट क्रॉस द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड। दोबारा सुन लें, एक सैटेलाइट है जो कि अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, सैटेलाइट की मास m प्राइम है, सैटेलाइट की स्पीड v है, सर्कुलर पाथ है तो अंडरस्टूड है क्रिटिकल स्पीड से मूव कर रहा होगा। उस सैटेलाइट से एक ऑब्जेक्ट थ्रो किया है जिसकी मास m है। पूछ रहे हैं कि एट द टाइम ऑफ प्रोजेक्शन उस सैटेलाइट से जो ऑब्जेक्ट थ्रो किया गया है उस ऑब्जेक्ट की कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी कि वो ऑब्जेक्ट अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड को क्रॉस कर दे। ठीक, ऑप्शन चाहे तो मैं लिख देता हूँ। एक ऑप्शन लिखने उसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होगी। ये बच्चे मैंने डिफरेंट ऑप्शन लिखे, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए एक चीज़ तो कंफर्म है कि अगर वो सैटेलाइट जो है वो रिवॉल्व कर रहा है और वहाँ से जिस ऑब्जेक्ट को थ्रो किया है वो ऑब्जेक्ट अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड को क्रॉस कर गया, तो ये अंडरस्टूड सी बात है कि उसको क्रॉस करने के लिए जो स्पीड चाहिए होगी वो एस्केप स्पीड की इक्वल होगी। तो उसकी काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट जो होगी, ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट है ना, इज इक्वल टू 1/2 m क्या है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड v स्केयर होता है ना। वैसे तो मैंने v के साथ v एस्केप लिख दी है, क्योंकि v एस्केप जो है वो अगर उसको एस्केप वेलोसिटी के इक्वल हम उसको स्पीड देंगे एट द टाइम ऑफ प्रोजेक्शन तो तभी वो अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड को क्रॉस करेगा। अब मसला ये कि इस फॉर्मूले में जो v लिखा हुआ है, v बेसिकली किसकी स्पीड है, सैटेलाइट की स्पीड है। तो हम लोगों ने अपने आंसर को इन टर्म्स ऑफ सैटेलाइट स्पीड लिखना है। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ सैटेलाइट स्पीड लिखेंगे। और मैंने आपको बताया था सैटेलाइट की जो स्पीड अगर सर्कुलर पाथ है तो वो कौन सी, क्रिटिकल स्पीड है। और अभी हम लोगों ने इन दोनों का लिंक इधर डेवलप किया तो था, ये इक्वेशन लिखी हुई है ना, इसी इक्वेशन को वहाँ पुट कर दो। तो यहाँ से वी एस्केप जो होगा अगर हम उसकी वैल्यूज पुट कर दें 1/2 m, वी एस्केप की जगह पर बच्चे हम क्या लिख सकते हैं, वी एस्केप √2, वी क्रिटिकल है ना यहाँ पर, तो इसकी जगह पर क्या आ जाएगा 1/2 इंटू √2 वी क्रिटिकल को हम v से लिख देंगे, क्योंकि हमारा जो MCQ है उसके अंदर उसने v क्रिटिकल नहीं यूज़ किया, उसने सिंबल इसकी v यूज़ की है। तो v एस्केप की जगह पर आप लोगों ने इसकी वैल्यू पुट कर दी। अब तो बहुत आसान हो गया, स्क्वायर ओपन करो 1/2 m, ये स्क्वायर अंडर से कैंसिल हो गया 2, लेकिन इसका स्क्वायर तो बाकी है तो v स्क्वायर हो गया, 2 से कैंसिल हो जाएगा तो mv स्क्वायर हो जाएगा। m किसकी मास है, उस ऑब्जेक्ट की मास है, और v किसकी स्पीड है, सैटेलाइट की स्पीड है। ये थोड़ी बातें याद भी रखनी है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बच्चों बनेगा वो फिर कौन सा ऑप्शन होगा, बीटा ऑप्शन होगा। तो बहुत सिंपल सा MCQ। तो ये तीनों MCQ में सिर्फ आपको मैंने बच्चों इस चीज़ का आइडिया दिया है कि सैटेलाइट की मोशन में हम उसकी जो क्रिटिकल वेलोसिटी है उसको एस्केप वेलोसिटी के साथ भी लिंक कर सकते हैं। अब बच्चों हम बात करते हैं कि जो सैटेलाइट है उसकी एनर्जीज़ को हम कैसे आपस में लिंक करेंगे। एनर्जी ऑफ सैटेलाइट में सबसे पहले आप उसी सैटेलाइट को ले लें जो क्रिटिकल वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मतलब ये अर्थ है और वो सैटेलाइट अर्थ के बहुत क्लोज मूव कर रहा है। सैटेलाइट की मास स्मॉल m है, अर्थ की मास आपको पता है हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं, और ये अर्थ के बहुत क्लोज है, इतना क्लोज है कि उसका अर्थ के से जो डिस्टेंस है वो अर्थ के रेडियस के ही इक्वल आ रहा है। ये बातें हम बार बार कर रहे हैं। अब अगर हम इसकी काइनेटिक एनर्जी की बात करें सैटेलाइट की, तो इस पॉइंट पे सैटेलाइट की काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर होगी। अगर वो अर्थ के बहुत क्लोज मूव कर रहा है तो इस v की जगह पर हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। उसके डिफरेंट फार्मूले थे, एक v का फॉर्मूला √gm/r भी तो था ना, यानी v का फॉर्मूला √gm/r भी होता है, कैपिटल R होती है, क्रिटिकल ही होती है। इसको यहाँ पुट करके सॉल्व करें तो देखिए जब मैंने यहाँ वैल्यू पुट की है तो v का स्क्वायर आ गया था ना, तो √gm/r था तो अंडर ख़त्म मैंने कर दिया। अब इसको तरतीब से लिख लें तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल हो जाएगी 1/2 g, ये थोड़े और तरतीब से लिखता हूँ, g कैपिटल M स्मॉल m ओवर 2r होगा। तो ये बच्चों आप लोगों ने याद रखना है कि अगर आपसे बात करें ना सैटेलाइट की जो काइनेटिक एनर्जी है, तो सैटेलाइट की काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला gmm कौन सा होगा, 2r होगा। r बेसिकली उस सैटेलाइट का अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस है, ठीक है। और अगर अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ सैटेलाइट अर्थ के बहुत क्लोज है, तो अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस जो है वो अर्थ के रेडियस के ही इक्वल आ रहा है।
ये काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हो गया। अगर हम इसकी पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला लिखें सैटेलाइट की, तो वही एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो उसका फार्मूला ऑलरेडी आप लोगों को याद है, वो -G/m/R होता है, ठीक है। कैपिटल R अगेन वही कि अर्थ के बहुत क्लोज मूव कर रहा है। अब अगर आप टोटल एनर्जी की बात करें, तो टोटल एनर्जी के लिए हम क्या करेंगे, काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों का सम करेंगे, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अगर इन दोनों की वैल्यूज़ यहाँ पुट करके हम एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा -G/m/2R हो जाएगा। तो ये बच्चों आपका टोटल एनर्जी बन गई। तो बहुत कॉमन सी बातें हैं। अगर आपका कभी एमसीक्यू आ जाए सैटेलाइट की काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला बताएं, पोटेंशियल एनर्जी का बताएं या टोटल एनर्जी का बताएं, तो आप बता सकते हैं। लेकिन देखिए टोटल एनर्जी के साथ यहाँ पर माइनस साइन आ रहा है। माइनस साइन के बारे में एक तो हम ये कहते हैं कि ये जो सैटेलाइट है इसको अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, तो माइनस साइन यहाँ पर ये शो कर रहा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को। दूसरा आप लोगों ने याद रखना है कि टोटल एनर्जी इस वजह से नेगेटिव आ रही है कि ये एक बाउंडेड सिस्टम है। ये बहुत काम की बात है, बाउंडेड सिस्टम। तो आप लोगों ने याद रखना है कि ये सैटेलाइट को अर्थ ने बाउंड किया हुआ है कि इसके अराउंड सर्कुलर पाथ में क्या करे, मूव करे। तो जो जितने भी बाउंडेड सिस्टम होते हैं उन सब की टोटल एनर्जी का साइन नेगेटिव होता है। तो ये टर्म आप लोगों ने याद रखनी है। जो बाउंडेड सिस्टम होते हैं, बाउंड मीन ये क्लोज पाथ, सर्कुलर हो, क्लोज पाथ होना चाहिए। बाउंड का मतलब क्लोज पाथ होता है, किसी भी शेप का। दो शेप में पढ़ते हैं, एलिप्टिकल और सर्कुलर। तो बाउंडेड सिस्टम जो होते हैं उनकी जो एनर्जी का साइन जो होगा वो नेगेटिव होता है, टोटल एनर्जी का साइन। काइनेटिक सबकी पॉजिटिव होती है और बाउंडेड सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसका साइन भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये सारी बातें वही हैं जो बच्चों आप लोगों ने सेकेंड ईयर के अंदर जब कोई न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो इलेक्ट्रॉन भी बाउंडेड है ना, तो जब तक इलेक्ट्रॉन बाउंड रहेगा तो उसकी भी टोटल एनर्जी क्या आती है, नेगेटिव आती है। पोटेंशियल के साथ भी साइन नेगेटिव आता है और काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज पॉजिटिव होती है। तो जिस तरह आप लोगों ने इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक, पोटेंशियल और टोटल के आपस में रिलेशनशिप ड्राइव किए थे, वही सारे रिलेशनशिप किसके हैं, सैटेलाइट के लिए भी हैं। ये बात आपको क्लियर होगी। अब अगर हम किसी ऐसे सैटेलाइट की बात करें जो अर्थ के बहुत क्लोज नहीं मूव कर रहा, वो यहाँ सर्टेन एल्टीट्यूड के ऊपर मूव कर रहा है, तो उस केस में तो स्मॉल आर जो होगा वो कैपिटल आर की इक्वल नहीं होगा। तो फार्मूला में सिर्फ क्या चेंज आएगी कि अगर वो सर्टेन एल्टीट्यूड पे मूव कर रहा है तो यहाँ स्मॉल कैपिटल आर की बजाय आप लोगों ने यहाँ पर क्या लिख देंगे, स्मॉल आर लिख देंगे। यानी सिर्फ इतनी सी चेंज आएगी कि अगर वो सर्टेन एल्टीट्यूड पे मूव कर रहा है तो कैपिटल आर की बजाय स्मॉल आर आ जाएंगे। अगर वो अर्थ के क्लोज मूव कर रहे हैं तो आप लोगों के पास कौन सा होगा, कैपिटल आर होगा। आसान सी बात है। अच्छा, एक तो ये तीन फार्मूला याद रखने हैं, हमें समझ आ गया कि टोटल एनर्जी बाउंडेड सिस्टम की नेगेटिव होती है और इलेक्ट्रॉन भी बाउंडेड सिस्टम में था, बाउंड था ना। मैं इसको थोड़ा और भी एक्सप्लेन कर दूंगा, मैं आपको ना ओपन सिस्टम की भी एनर्जीज करवा दूंगा ताकि आपको ये कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर हो जाए, ठीक है। अभी बस अब इतना याद रखें कि बाउंड सिस्टम हम पढ़ रहे हैं, ये बाउंड है मूव करने पे, ये भी बाउंड था मूव करने में, तो इनकी एनर्जी का साइन नेगेटिव था। जिस तरह आप लोगों ने सेकेंड ईयर में इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक, पोटेंशियल और टोटल की रेशो के एमसीक्यू बनाए थे ना, वही सारे एमसीक्यू किसके आ सकते हैं, सैटेलाइट के भी आ सकते हैं। तो इनको लिखने डायरेक्ट रेशो को कि अगर आपसे पूछता है इसकी काइनेटिक ओवर पोटेंशियल की रेशो बताओ सैटेलाइट की, या आपसे कहता है काइनेटिक ओवर टोटल एनर्जी की रेशो बताओ, या आपसे कहता है टोटल ओवर पोटेंशियल एनर्जी की रेशो बताओ, तो ये रेशो बच्चों हम इनमें से कोई भी रेशो कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए अगर काइनेटिक आपके पास है और ये पोटेंशियल है, इन दोनों को आप डिवाइड कीजिएगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आंसर 1:-2 आ जाएगा। इसी तरह अगर इन दोनों की आपसे रेशो पूछता है, टोटल की और किसकी, काइनेटिक की, तो इसका आंसर जो होगा वो 1:-1 आ जाएगा, ठीक है। और अगर टोटल ओवर पोटेंशियल की रेशो पूछता है तो इसका आंसर 1:2 आ जाएगा। याद रखना है ये माइनस टोटल के साथ आएगा, यानी अगर एमसीक्यू में यूँ लिखा हुआ आ जाए ना, 1:-1 भी ऑप्शन हो, -1:1 ऑप्शन भी हो, तो याद रखना है ये माइनस साइन टोटल का है और पोटेंशियल का है, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। मैथमेटिकली तो फ़र्क नहीं पड़ता कि हम इसको ऊपर लगाएं या नीचे लगाएं, लेकिन इस माइनस साइन के अपने मीनिंग भी है ना, उन मीनिंग्स की वजह से हम इस माइनस साइन को वेटेज देते हैं। हम इस ऑप्शन को करेक्ट अज्यूम नहीं करते, जो ऑर्डर मैंने बताया है उसी ऑर्डर से ही करेक्ट होगा। यानी काइनेटिक ओवर पोटेंशियल की अगर रेशो पूछे तो इसका आंसर भी 1:-2 वाला आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ये बच्चों आप लोगों ने सैटेलाइट की काइनेटिक, पोटेंशियल और टोटल की रेशो बतानी है। अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आपको इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर याद है तो इलेक्ट्रॉन की भी एनर्जी की यही सेम रेशो आई थी,
ये बात समझ आ गई। यहाँ से आपको एक और बड़ा अच्छा रिजल्ट नज़र आ रहा है कि यहाँ पर काइनेटिक और पोटेंशियल की रेशो 1:1 नहीं है। सैटेलाइट के लिए भी काइनेटिक और पोटेंशियल की रेशो जो है वो 1:2 रेशो है। 1:2 होने का मतलब ये है कि अगर कोई सैटेलाइट है ना, ये अर्थ है और अर्थ के अराउंड सैटेलाइट मूव कर रहे हैं, यानी ये सैटेलाइट अर्थ के क्लोज है, ये सैटेलाइट अर्थ से और दूर है, तो आप लोगों ने याद रखना है कि जैसे जैसे वो सैटेलाइट अर्थ से दूर जाते जाएंगे तो उन सैटेलाइट की आप लोगों ने याद रखना है काइनेटिक एनर्जी कम हो रही होगी। यानी जितना कोई सैटेलाइट अर्थ से दूर ऑर्बिट में मूव करेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी भी कम होगी, उसकी स्पीड भी क्या हो रही होगी, कम हो रही होगी। काइनेटिक हमें कैसे पता चला कम हो रही है, लेकिन जैसे जैसे वो दूर जा रहा है तो स्पीड उसका आर इंक्रीज हो रहा है ना, आर उस सैटेलाइट का अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस है, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। आर इंक्रीज हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज। काइनेटिक एनर्जी क्या है, इस सैटेलाइट की मास चेंज हो रही है। अगर सेम सैटेलाइट है ना तो मास तो चेंज नहीं हो रही, फिर उसकी स्पीड क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो आर के बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज। काइनेटिक एनर्जी में हाफ mv² होता है, मास तो चेंज नहीं हो रही सैटेलाइट की, क्योंकि हम सेम सैटेलाइट को पढ़ रहे हैं ना, तभी तो कंपैरिजन समझ आएगा ना। तो फिर स्पीड भी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अब ये जो माइनस साइन है ना पोटेंशियल एनर्जी के फार्मूले में, ये माइनस साइन बच्चों अलजेब्रिक माइनस की तरह बिहेव करेगा। अलजेब्रिक माइनस की तरह जो भी माइनस बिहेव करता है उसका आसान हल ये होता है कि जो रिलेशन आपको इन्वर्स लग रहा होता है वो डायरेक्ट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो u और r का डायरेक्ट रिलेशन होगा। ये असल में मैंने इसलिए शॉर्टकट बनाया हुआ, सिंपल सी बात है कि अदरवाइज़ वो आपको वो लेस नेगेटिव मोर नेगेटिव के चक्रों में जाना पड़ता है ना, तो उस काम से बचने के लिए आप ये याद कर लें कि जिस माइनस साइन को भी हम अलजेब्रिक माइनस कहेंगे उस नेगेटिव की वजह से जो डायरेक्ट रिलेशन होंगे वो इन्वर्स ट्रीट होंगे और इन्वर्स वाले डायरेक्ट ट्रीट होंगे। तो हमारा सैटेलाइट अगर दूर जा रहा है तो ये चीज़ें तो कांस्टेंट है, r ही वेरिएबल है, तो r के बढ़ने से u की वैल्यू फिर क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो देखिए इसका मतलब ये हुआ कि अगर सैटेलाइट दूर जा रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज, वजह बता दी, स्पीड डिक्रीज काइनेटिक की वजह, और पोटेंशियल इंक्रीज हो रही है इस फार्मूला से। अब देख रहे हैं टोटल एनर्जी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। देखिए टोटल एनर्जी के फार्मूला में भी ये चीज़ कांस्टेंट होगी, माइनस साइन आ रहा है, ये माइनस भी अगेन अलजेब्रिक माइनस की तरह बच्चों बिहेव करेगा। तो टोटल एनर्जी का भी आर के साथ फिर कौन सा रिलेशन हुआ, डायरेक्ट हुआ, क्योंकि जब अलजेब्रिक माइनस आ जाए जो आपको इन्वर्स लग रहा होता है वो डायरेक्ट ट्रीट होता है। तो आर के इंक्रीज होने से इसकी भी टोटल एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर सेम सैटेलाइट हो और वो अर्थ के क्लोज मूव कर रहा हो, पहले आप उसको अर्थ से दूर लेकर जाना चाहें तो उसकी स्पीड भी कम होगी, काइनेटिक एनर्जी भी कम होगी, पोटेंशियल ज़्यादा होगी, टोटल एनर्जी भी इंक्रीज करेगी। अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं देखें सर ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की तो वायलेशन हो रही है, काइनेटिक कम हो रही है, पोटेंशियल ज़्यादा हो रही है, तो टोटल एनर्जी को कांस्टेंट रहना चाहिए। देखिए टोटल एनर्जी तो तब कांस्टेंट रहती जब काइनेटिक जितनी कम हो रही है पोटेंशियल उतनी ही ज़्यादा हो रही होती, तभी कांस्टेंट रहनी थी ना, क्योंकि सम है ना दोनों का, काइनेटिक कम हो रही है, पोटेंशियल उतनी ज़्यादा हो रही होती। यहाँ पर मसला ये आ रहा है कि काइनेटिक और पोटेंशियल में रेशो 1:2 है, यानी काइनेटिक अगर 1 जूल कम होती है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ ना, काइनेटिक अगर 1 जूल कम होती है तो पोटेंशियल 2 जूल इंक्रीज कर जाती है। तो ओवरऑल एनर्जी देखें, अगर ये 1 जूल कम हुई है तो ये 2 जूल इंक्रीज कर गई है, तो ओवरऑल टोटल एनर्जी ने क्या होना है, इंक्रीज करना है टू कंजर्व द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अगर अब यहाँ टोटल एनर्जी कांस्टेंट कर देंगे तो फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वैलिड नहीं रहेगा। वो जो आप कहते हैं ना टोटल एनर्जी कांस्टेंट होगी, वो तब होगा जिस केस में इन दोनों की रेशो 1:1 होगी। तो ये बातें आपको समझ आ गई कि सैटेलाइट का बिहेवियर वही है जो इस इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर है। अगर आपको कभी भूल जाए तो यही सारी बातें जो इलेक्ट्रॉन की हैं आप उसके ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो बच्चों अभी हम ये बात कर रहे थे कि जो टोटल एनर्जी है उसके साथ नेगेटिव साइन आ रहा है, और नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि ये कौन सा सिस्टम है, बाउंडेड सिस्टम है, और हम देख रहे थे कि वो सैटेलाइट जो था वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा था। इसके कुछ स्पेशल केसेस मैं 1-2 करवाता हूँ ताकि आपका कंसेप्ट थोड़ा बेहतर हो जाए। अब यूँ समझो कि सैटेलाइट, ये सैटेलाइट है और ये अर्थ के बहुत क्लोज मूव कर रहा है, ठीक है, ये सैटेलाइट अर्थ के बहुत क्लोज मूव कर रहा है, वही क्रिटिकल वेलोसिटी वाला कंसेप्ट माइंड में ले आओ ना। अब हम ये कह रहे हैं कि अगर हम इस सैटेलाइट की, ये सैटेलाइट अर्थ के बहुत क्लोज मूव कर रहे हैं और हम इस सैटेलाइट की स्पीड को इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, मतलब हम इसकी लॉन्चिंग स्पीड को ज़्यादा कर रहे हैं,
तो हमें ये बात पता है कि लॉन्चिंग स्पीड को ज़्यादा करेंगे तो इस सैटेलाइट की काइनेटिक एनर्जी क्या कर रही होगी, इंक्रीज़ कर रही होगी। अगर हम इस सैटेलाइट की पोजीशन को चेंज नहीं कर रहे, पोजीशन को चेंज नहीं कर रहे तो पोटेंशियल एनर्जी तो चेंज होगी नहीं, और उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या कर रही होगी, इंक्रीज़ कर रही होगी। आपको ये बात तो पता है ना कि काइनेटिक एनर्जी जो है, अभी हम लोगों ने पढ़ा तो उसका साइन पॉजिटिव होता है और पोटेंशियल एनर्जी का साइन नेगेटिव होता है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का साइन पॉजिटिव, पोटेंशियल का साइन नेगेटिव, तो ये बेसिकली इन दोनों के डिफरेंस का रिजल्ट है। तो यहाँ माइनस इसलिए आ रहा था कि पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा थी किससे, काइनेटिक की वैल्यू से। तो अगर हम इस सैटेलाइट की प्रोजेक्शन की स्पीड को इंक्रीज़ करते जाएं, अगर हम इस सैटेलाइट की प्रोजेक्शन की स्पीड को इंक्रीज़ करेंगे एट द टाइम ऑफ लॉन्चिंग, तो इस सैटेलाइट की काइनेटिक एनर्जी भी क्या करती जाएगी, इंक्रीज़ करती जाएगी। दोबारा बता रहा हूँ माइनस क्यों आ रहा था कि u की वैल्यू ज़्यादा थी ke से, काइनेटिक से। अब अगर हम किसी फिक्स ऑर्बिट में इसकी स्पीड को इंक्रीज़ करते जाएं, अगर हम उसकी स्पीड को इंक्रीज़ करते जाएंगे तो उसकी काइनेटिक क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। अगर ऑर्बिट फिक्स है तो फिर उसकी पोटेंशियल तो चेंज नहीं हो रही, तो एक ऐसी पर्टिकुलर वेलोसिटी भी आएगी जिस पे काइनेटिक इंक्रीज़ करती जाएगी, और काइनेटिक इंक्रीज़ करते करते ये वाली काइनेटिक की वैल्यू पोटेंशियल के इक्वल हो जाएगी। और जब काइनेटिक की वैल्यू पोटेंशियल की इक्वल हो जाएगी, यानी आप लोगों ने इतना इंक्रीज़ किया है कि काइनेटिक की वैल्यू पोटेंशियल के क्या होगी, इक्वल होगी। फिर इस फार्मूले में जब पुट करोगे तो टोटल एनर्जी किसकी इक्वल हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। तो याद रखना है कि सैटेलाइट की टोटल एनर्जी ज़ीरो भी पॉसिबल है, और जब सैटेलाइट की टोटल एनर्जी ज़ीरो होगी, यानी इन अदर वर्ड जब काइनेटिक किसकी इक्वल होगी, पोटेंशियल की इक्वल होगी, उस वक्त उस सैटेलाइट को जो हम वेलोसिटी देंगे दैट इज़ इक्वल टू इट्स एस्केप वेलोसिटी। ये बहुत काम की बात है कि अगर हम किसी फिक्स ऑर्बिट में सैटेलाइट की, ये चीज़ पॉसिबल है, इम्पॉसिबल नहीं है। अगर हम सैटेलाइट की काइनेटिक एनर्जी किसी ऑर्बिट में इंक्रीज़ करते जाएं तो एक ऐसी स्टेज भी आएगी कि काइनेटिक और पोटेंशियल की वैल्यूज़ बराबर हो जाएंगी। अगर दोनों इक्वल होगी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो टोटल एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी। और ये टोटल एनर्जी ज़ीरो तब होगी जब उसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल भी फिर कब इक्वल होंगी, जब हम उसको किस वेलोसिटी से उस सैटेलाइट को मूव करवाएंगे या थ्रो करेंगे, थ्रो किस से, एस्केप वेलोसिटी से। अब हमें पता है कि अगर एस्केप वेलोसिटी से मूव करवाएंगे तो ये वाला जो सैटेलाइट होगा ये तो क्रॉस कर जाएगा, क्रॉस दी अर्थ ग्रेविटेशन फील्ड। तो ये सैटेलाइट क्रॉस कर रहा है अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड को। अब अगर ये सैटेलाइट क्रॉस कर रहा है अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड को, तो अब मुझे बताओ ये बाउंडेड सिस्टम है या आपके पास जो है ये फ्री सिस्टम है, ये फ्री सिस्टम होगा ना। तो ये बस आप लोगों ने बातें याद रखनी है कि सैटेलाइट की टोटल एनर्जी ज़ीरो के मीनिंग क्या है। सैटेलाइट की टोटल एनर्जी ज़ीरो के मीनिंग ये है कि आप लोगों ने उस सैटेलाइट को जो लॉन्चिंग के टाइम उसको अगर स्पीड एस्केप वेलोसिटी की इक्वल देंगे तो उसकी काइनेटिक और पोटेंशियल बराबर हो जाएंगी, टोटल ज़ीरो हो जाएगी, वो क्रॉस कर जाएगा अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड को, और उसको हम क्या बोलेंगे, फ्री सिस्टम बोलेंगे। और इस फ्री सिस्टम में अगर उसके पाथ की बात करेंगे तो याद रखना है उसका पाथ पैराबोलिक पाथ होगा, यानी वो जो सैटेलाइट होगा वो पैराबोलिक पाथ में मूव करेगा। मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूँ किस तरह मूव करेगा। यूँ समझो नहीं, ये प्लैनेट है, प्लैनेट कह रहे हैं ये आपकी अर्थ है, और यहाँ से सैटेलाइट को आप लोगों ने लॉन्च किया है तो सैटेलाइट यूँ मूव करेगा, ठीक है। जो सैटेलाइट है वो ये वाला पाथ फॉलो करेगा, और ये हम उसका पाथ बोल रहे हैं पैराबोलिक पाथ है। देखें एनर्जी नेगेटिव थी बाउंडेड सिस्टम की, जब फ्री सिस्टम है तो उसकी एनर्जी देखें साइन क्या आ रहा है, ज़ीरो आ रहा है। एक और केस आपको पढ़ाता हूँ, क्या ये पॉसिबल है कि टोटल एनर्जी पॉजिटिव हो जाए। देखिए काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने से ये इक्वल हो सकती हैं, तो किसी फिक्स ऑर्बिट में काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने से ये इक्वल दोनों कब हुई हैं, जब उसने एस्केप वेलोसिटी से मूव किया है ना। तो अगर हम उसकी जो वेलोसिटी है उसको जब हम थ्रो कर रहे हैं वो ग्रेटर हो जाए किससे, एस्केप वेलोसिटी से। यानी सैटेलाइट को जब लॉन्च कर रहे हैं अगर उसकी स्पीड एस्केप वेलोसिटी से क्या हो जाए, ग्रेटर हो जाए, तो फिर उस वक्त उसकी जो काइनेटिक होगी वो ज़्यादा हो जाएगी किससे, पोटेंशियल से। पॉजिटिव वाली वैल्यू बड़ी हो जाएगी किससे, नेगेटिव वाली वैल्यू से। अगर ऐसा हो गया है तो उस केस में टोटल एनर्जी का जो साइन होगा वो पॉजिटिव होगा। तो टोटल एनर्जी पॉजिटिव का मतलब ही बच्चों क्या होता है, फ्री सिस्टम ही होता है। मैं बस ये आपका कंसेप्ट क्लियर करना चाह रहा था कि ये माइनस के मीनिंग बाउंडेड सिस्टम के क्या है। मेरे ख्याल अब आपको बात समझ आ चुकी होगी। तो ये बाउंड होगा तो माइनस साइन आएगा, अगर बाउंड नहीं है तो ज़ीरो का मतलब वो मैंने लिख सी है। अब पॉजिटिव का मतलब क्या है कि फ्री सिस्टम होगा, और ये वाली बात कॉमन कि क्रॉस कर जाएगा अर्थ ग्रेविटेशन फील्ड को, लेकिन इस केस में इसका पाथ डिफरेंट होगा।
और इसका पाथ पहले मैंने आपको लिखवाया है हाइपरबोलिक पाथ होगा, हाइपरबोलिक पाथ। हाइपरबोलिक पाथ बच्चों कुछ इस तरह का बनेगा, ये प्लेनेट है और यहाँ से सैटेलाइट आ रहा है, यूँ शूट करेगा। अगर इस तरह शूट कर रहा है तो वो कौन सा पैराबोलिक पाथ है, और अगर कुछ इस तरह शूट करेगा तो इस पाथ को हम उसका कौन सा हाइपरबोलिक पाथ कहेंगे। तो ये बच्चों आप लोगों ने थोड़ा सा याद रखना है कि जो सैटेलाइट होता है उनकी एनर्जीज़ के क्वेश्चन भी वैसे ही हैं जैसे इलेक्ट्रॉन की एनर्जीज़ के क्वेश्चन थे। और कुछ थोड़ा सा ये कंसेप्ट भी याद रखना है कि ये तो स्पेसिफिक एमसीक्यू हैं, इनको हम हमेशा यही एमसीक्यू आते हैं, लेकिन ये जो मैंने कुछ के स्पेशल केसेस डिस्कस किए हैं ये कुछ बच्चे कंफ्यूज इस वजह से हो रहे होते हैं। वो कहते हैं सर अभी तो आप कह रहे थे कि ये 1:1:-2 है। देखिए 1:-2 है बाउंडेड सिस्टम के अंदर, ठीक है नहीं, बाउंडेड सिस्टम है। बाउंडेड सिस्टम मीन जनरल आप यही आंसर करेंगे। लेकिन अगर आप किसी सैटेलाइट को किसी फिक्स ऑर्बिट में फिक्स करके इस ऑर्बिट में उसको रख के आप उसकी लॉन्चिंग स्पीड इंक्रीज़ करते जाएं, तो वो तो मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि लॉन्चिंग स्पीड तो हमारे कंट्रोल में होती है। तो उस वक्त फिर ये वाले रिलेशन जो हैं वो वैलिड नहीं रहते, फिर आपके रिलेशन थोड़े बहुत चेंज हो जाते हैं। फिर तो ये इक्वल भी हो सकती हैं, फिर काइनेटिक पोटेंशियल से ग्रेटर भी हो सकती है। लेकिन अगर एमसीक्यू एग्ज़ाम में आता है तो थोड़ा ध्यान से चीज़ देख लेनी है कि जनरल बात हो रही है तो जनरल यही सारे आंसर हैं, वो स्पेशल केसेस हैं। और उन स्पेशल केसेस में ज़्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके पास टोटल एनर्जी 0 के और टोटल एनर्जी पॉजिटिव के क्वेश्चन आ रहे होते हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।